बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द किडनीज और फिर उनके क्योर्स। इसका फर्स्ट पार्ट जो आज हम स्टडी करेंगे, दिस इज़ द किडनी स्टोन्स, और फिर उनको किस तरह से दूर किया जाता है या इन मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिख रहा हूँ अबाउट द किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे की पथरी। अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है कि किडनी स्टोन्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये बुनियादी तौर पे तो बीमारी का बायस हैं, लेकिन कुछ ममालिक में कुछ सेलिब्रिटीज ने अपने ही किडनी स्टोन्स को हजारों डॉलर्स में फरोख्त किया और वो उनकी शोहरत की वजह से है। लेकिन आम तौर पे ये एक ऐसा मसला या ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े जो हैं वो झुकने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि गुर्दे की पथरी की वजह से बहुत ही सीवियर किस्म की दर्द होती है डॉर्सल साइड में, और इसको हम थ्रोबिंग पेन या इसको हम रेडिएटिंग पेन कह सकते हैं कि आम तौर पे जो ये वाला पार्ट पसलियों के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जहां पे कर्व्स बन रहे होते हैं, वहां से इस दर्द का डॉर्सल साइड से इसका आगाज हो और उसके बाद फिर ये रेडिएट होती हुई टुवर्ड द ग्रॉइन्स मूव कर जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये गुर्दे की तकलीफ है। अब इस गुर्दे की तकलीफ की वजह क्या है, उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जानते हैं एक छोटी सी फ्रेज, और वो a lemon a day keeps the kidney stones away। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने एन एप्पल अ डे वाली फ्रेज तो पढ़ी हुई है, सुनी भी हुई है और प्रैक्टिस में भी होती है, लेकिन ये एक नई चीज यहां पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो क्या है कि लीमू वाला पानी, और उसमें भी एक और मसला है कि हम जब भी लीमू वाला पानी पीते हैं तो उसमें चीनी ऐड कर लेते हैं, तो यहां पे शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। लीमू को निचोड़ा जाए पानी के अंदर और फिर उस ग्लास को पी लिया जाए, खास तौर पे सुबह सुबह खाली पेट, तो उस सूरत में आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और सारा दिन उसी हाइड्रेटेड स्टेट की वजह से यूरिक एसिड वगैरह या और दूसरे इस तरह के एलिमेंट्स या मेटल्स इकट्ठे नहीं हो पाते गुर्दे के अंदर, कि जिसकी वजह से क्रिस्टल्स या बाद में गुर्दे की पथरियां बन सकें। ऑलराइट, तो इस वजह से इस फ्रेज को जरूर याद रखिएगा। टेक्निकली स्टूडेंट्स, जो किडनी स्टोन्स वाली टर्म है, इसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथायसिस, ऑलराइट, या फिर रीनल लिथायसिस। ऑलराइट, मतलब इसका भी यही है कि गुर्दे की पथरी बन जाना। ऑलराइट, अब फिर इसके बाद स्टूडेंट सबसे पहली चीज ये हम देखेंगे कि गुर्दे की पथरी बन जाए तो पता कैसे चलता है, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, अलामात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि बहुत ज्यादा सीवियर किस्म की दर्द होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं स्पेसिफिक टर्म साथ लिख रहा हूं, रेडिएटिंग पेन। ऑलराइट, और फिर उसके साथ ही साथ कलर ऑफ द यूरिन चेंजेस टू पिंक, brown or red, sometimes due to blood। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और सबसे जो खतरनाक इसका फैक्टर है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, जो रुकावटें बन जाएंगी। यानी किडनी के अंदर अगर जो ट्यूब्यूल्स वगैरह हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, वहां पे किसी जगह पे क्रिस्टल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से, यानी कि इन पथरियों के जमघटे हो जाने की वजह से वहां से यूरिन पास करने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। और फिर इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि स्टोन्स सिर्फ किडनीज में नहीं बल्कि यूरेटर्स या ऑनवर्ड ब्लैडर के अंदर भी बन सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ जो मेन फैक्टर्स हैं या जिनको हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कह सकते हैं, वो भी आपने ज़हन में रखने हैं
कि क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स दैट कैन प्रमोट द किडनी स्टोन फॉर्मेशन। ऑलराइट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लो यूरिन वॉल्यूम। ऑलराइट, यानी आमतौर पे इसमें एक और कंडीशन देखी जाती है कि फौरी तौर पे रिफ्लेक्स आता है कि आपको वॉशरूम चले जाना चाहिए यूरिनेट करने के लिए, लेकिन जैसे ही ये पेशेंट्स यूरिनेट करने के लिए जाते हैं तो वहां पे जाके पता चलता है कि यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा या उसको एक्सक्रीट करने में दुश्वारी पेश आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूरिन की मिकदार है वो कम हो रही है। ऑलराइट, जब यूरिन की मिकदार कम हो रही है तो उसके लिए हमने ये वाली टर्म यहां पे मेंशन की है कि लो यूरिन वॉल्यूम। फिर इसके साथ ही साथ हाई कैल्शियम, ऑलराइट, हाई ऑक्सलेट्स, high calcium phosphates, all right, uric acid, cysteine, all right students, और फिर sometimes magnesium वगैरह ये भी stones बनाने में अपना contribution produce कर रहे हैं, contribute कर रहे हैं। all right, अब ये जो अहम चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं की डिटेल समझते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला जो मसला सबसे ज्यादा अबंडेंटली ऑब्जर्व किया जाता है वो है अबाउट द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। अब कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन के एतबार से आपकी बुक में एक टर्म इस्तेमाल की गई है, दैट इज हाइपरकैल्सीमिया। जी स्टूडेंट्स, हाइपरकैल्सीमिया का मतलब क्या है? हाई लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ऑलराइट, यानी जो सर्कुलेटिंग ब्लड है अगर उसमें कैल्शियम की मिकदार जरूरत से ज्यादा हो रही है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरकैल्सीमिया। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन सर्कुलेटिंग ब्लड। इसी के साथ ही एक और टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज हाइपरकैल्सीयूरिया। इसका मतलब क्या होगा? हाई concentration of calcium in urine. Alright students, यूरिन के अंदर अगर कैल्शियम की मिकदार बढ़ना शुरू हो चुकी हुई है तो इसका मतलब यह है कि ये हाइपरकैल्सीयूरिया वाली कंडीशन कहलाएगी। अब ये कंडीशंस तो हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन इसका नुकसानदेह पहलू स्टूडेंट्स ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे, इकट्ठे होना शुरू होंगे, तो स्टार्ट में ये बिल्कुल छोटे रेत के जरिए से भी छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन बाद में और चीजें आके डिपॉजिट होती रहती हैं। इफ द पर्सन इज प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, तो इसका मतलब यह है कि किडनीज के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी के साथ एक और चीज मिला रहे हैं हम, एंड दैट इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड मौजूद है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो लोब्स हैं वहां पे छोटे छोटे आउटग्रोथ्स या पेपिलरी सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं दीज आर पैराथायरॉइड्स। ऑलराइट, पैराथायरॉइड्स जो हैं वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात की जाए तो इसका मतलब यह है कि ये ओवर एक्टिविटी शो कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड के अंदर अवेलेबल कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक और नुकसानदेह फैक्टर अगर हम शामिल कर लें तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं उनके अंदर ये मसला देखने में आया है कि ऑक्सलेट्स वगैरह या बोन्स में से कैल्शियम की डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है और वो कैल्शियम ब्लड के अंदर आ जाता है। अगेन इट कॉजेस हाइपर कैल्सीमिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये मेटाबॉलिक जो माल फंक्शनिंग है या जो गड़बड़ है उसको हम यहां पे इस तरह से मेंशन कर रहे हैं। फिर इसके साथ जो नेक्स्ट चीज हमने ऐड करनी है दैट इज अबाउट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। ऑलराइट,
अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट की टर्म हम लिख रहे हैं तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सलेट की हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए टर्म यूज होगी हाइपर ऑक्सिल्यूरिया, हाई ऑक्सलेट्स इन यूरिन, यानी यूरिन के अंदर अगर ऑक्सलेट्स की मिकदार बढ़ रही है तो इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम कहेंगे हाइपर ऑक्सिल्यूरिया। अब हाइपर ऑक्सिल्यूरिया के लिए थोड़ा सा आपको इसके मुतालिक भी पता होना चाहिए, ऑक्सलेट्स कौन कौन सी चीजों से बढ़ते हैं। आपकी किताब में दो चीजें मेंशन की गई हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोज, यानी टमाटर और सब्ज जो सब्जियां हैं उनको खाने से, यानी ब्रॉड लीफी वेजिटेबल स्पेशली स्पिनच वगैरह, पालक जो है वो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इसी तरह एक और पौधा जिसका नाम है र्यूबार्ब, उसके खाने से इसकी मिकदार बढ़ जाती है। और तो और अगेन चाय पीने की वजह से ऑक्सलेट्स की मिकदार बढ़ जाती है, चॉकलेट खाने की वजह से ऑक्सलेट्स की मिकदार बढ़ जाती है, तो इस वजह से इन चीजों से भी अवॉइड करना चाहिए। और स्टोन्स जो कॉज हो रहे हैं दे आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। यहां पे एक एमसीक्यू स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, calcium oxalate stone incidence is 70% of all types of stones that can be formed. मुख्तलिफ किताबों में 70 to 80% की रेंज दी गई है, ऑलराइट, लेकिन आपकी बुक में चूंकि 70% लिखा हुआ है और आपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है तो आप यही फिगर याद रखिएगा 70% वाला, ऑलराइट। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स the second type is calcium phosphate stones। यहां पे भी कैल्शियम शामिल है तो हम कहेंगे इसका इंसिडेंस कितना है, is 15% of all types of the stones, alright। तो ये दूसरी किस्म के जो गुर्दे के अंदर पथरियां बन रही हैं उनको हम यहां पे इस तरह से लिख रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। एंड द थर्ड टाइप यूरिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, या जो लोग जानबूझ के ज्यादा डिले करते हैं यूरिनेशन के प्रोसेस को, उनके अंदर यह मसला दरपेश आ सकता है कि यूरिक एसिड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए और किडनी के पेल्विस वाले पार्ट में स्टोर होते रहें और फिर बाद में पथरियों की शक्ल इख्तियार कर जाएं। यूरिक एसिड की क्या प्रोबेबिलिटी है, इंसिडेंस is 10% of all types of stones, alright। अगेन मैं यहां पे बता रहा हूं स्टूडेंट्स आपको कि ये वो फिगर्स मैंने यहां पे लिखे हैं जो आपकी बुक में लिखे गए हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन हम एडवांस रिसर्च में जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके किडनी स्टोन्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि किडनी स्टोन्स को डायग्नोज कैसे किया जाता है, कि पता कैसे चलेगा कि ये किडनी स्टोन जो है किस टाइप का है, इसका साइज कितना है, किस जगह पे मौजूद है और ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावटें कहां कहां पे पैदा कर रहा है। इसके लिए स्टूडेंट्स डायग्नोसिस में मैं दो तीन चीजें यहां पे लिख रहा हूं, इनकी सेंसिटिविटी के एतबार से, यानी जो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है उसके लिए हम एक लफ्ज लिख रहे हैं यहां पे, दैट इज हेलिकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑलराइट, जिसे हम आमतौर पे सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं। अब ये बेसिकली एक इमेजिंग टेक्निक है जिसकी वजह से इमेज लिया जाता है और पता चल जाता है। इसकी अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो 98% एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं कि स्टोन कहां पे मौजूद हैं, किस साइज के हैं और कहां कहां पे रुकावटें बना के बैठे हुए हैं। फिर इसके साथ जो सेकंड चीज हम यहां पे लिखेंगे दैट इज सोनोग्राफी, ऑलराइट, जिसे उर्फे आम में अल्ट्रासाउंड के नाम से आप लोग जानते हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद रेडियो इमेजिंग, ऑलराइट, या फिर हम लिख सकते हैं कन्वेंशनल एक्सरेज,
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाली जो दोनों टेक्निक्स हैं उनके अंदर रेडिएशंस नहीं है, यानी शुआएं वगैरह नहीं है, जिसका मतलब यह है कि साइड इफेक्ट्स भी कम है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो कन्वेंशनल तरीका इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा एक्सरेज वाला, उसकी सेंसिटिविटी लीस्ट है, यानी बहुत ही कम, इतनी ज्यादा कि बाज़ औक़ात यूरेटर्स वगैरह के अंदर या किडनी के इंटीरियर के अंदर अगर कोई स्टोन मौजूद है तो वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर पेशेंट जो है डायग्नोज नहीं करवा सकेगा अपना मसला, तो उसका इलाज भी नहीं किया जा सकेगा। फिर स्टूडेंट्स, जब डायग्नोसिस तक बात आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब आपका डॉक्टर आपका इलाज शुरू करेगा। उसमें स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहली और अहम तरीन बात, क्योंकि हमने स्टोन्स में देखा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट्स और कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब कतन ये नहीं कि पेशेंट्स कैल्शियम वाली खुराक खाना बंद कर दें, उसको आपका होम्योस्टैटिक सिस्टम खुद ब खुद रेगुलेट करता रहेगा, उस सूरत में कि खुदा न खास्ता किडनी के अंदर कोई इंफेक्शन ना हो चुका हो। लेकिन उसके साथ ही साथ बाकी चीजों में कमी जरूर कर दी जाए, अपने डाइट प्लान्स बदल लिए जाएं, वाटर अपटेक बढ़ा दिया जाए, लाइफस्टाइल चेंज कर लिए जाएं, अपने आप को हाइड्रेट रखा जाए, तो अल्टीमेटली बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। तो इस वजह से हम यूं कहेंगे कि एहतियात बुनियादी तौर पे इलाज से बेहतर है, और डॉक्टर्स भी सबसे पहले यही रेकमेंड करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक स्टार्ट करें, कि अगर पार्टिकल्स छोटे हैं तो वो खुद ही डिसॉल्व होकर खत्म होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके साथ जो टोटका शुरू में हमने यहां पे लिखा था और मैंने बताया आपको कि लेमन जो है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके लेमन जूस को और फिर उसके बाद पी लिया जाए, तो इससे भी किडनी स्टोन्स वगैरह डिसॉल्व होके खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बात जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी हो तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? उसके लिए स्टूडेंट्स एक पहला ट्रीटमेंट या पहला और पुराना तरीका इलाज, इसको मैं कहूंगा, दैट वाज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी ऑपरेशन के जरिए गुर्दे की पथरी का इलाज। ऑलराइट, इसमें इंसिजन वगैरह कट लगाए जाते हैं डॉर्सल साइड पे, और फिर उसके बाद स्टोन्स को स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स और ट्यूब्स को इस्तेमाल करते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। एक तो ये तरीका है। समटाइम्स ये भी किया जाता है कि इन्हीं ट्यूब्स वगैरह को एंटर करके स्टोन को तोड़ा जाता है छोटे जर्रात में, उनको बाहर भी निकाला जा सकता है, या बाज़ औक़ात इतने छोटे साइज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता यूरेटर्स वगैरह और फिर यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएं बॉडी से थ्रू द नॉर्मल यूरिनेटिंग रूट। ऑलराइट, इसी के लिए एक टेक्निकल टर्म जो इस्तेमाल होती है, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यानी कि ऑपरेशन के जरिए गुर्दे की पथरी का खात्मा। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अब मेडिकल साइंस चूंकि मजीद तरक्की करती जा रही है, तो ज्यादातर डॉक्टर्स वगैरह और बहुत ज्यादा रिसर्चर्स वगैरह जो हैं, उनका ख्याल ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे तरीका इलाज डिस्कवर किए जाएं और इन्वेंट किए जाएं जिसमें तकलीफ का अंसर कम से कम होता चला जाए। तो उसके लिए जो टर्म हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहेंगे लिथोट्रिप्सी। अगर आसान तरीन अल्फाज में लिखें तो हम इसको कहेंगे नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो हम इसको कहते हैं ESWL। ऑलराइट, ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है? इसके अंदर ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें ऑपरेशन वगैरह या कट लगाने की जरूरत आमतौर पे नहीं पेश आ रही। इसमें स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा? साउंड वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। आपकी किताब में एक्सरेज की भी टर्म यहां पे इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरेज के डैमेजिंग साइड इफेक्ट्स होने की वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया जा रहा है।
तो साउंड वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। इतनी ज्यादा इंटेंस साउंड वेव्स पैदा की जाती हैं कि वो किडनी के इस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस कॉज करें। इन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है कि इस वाइब्रेशंस पैदा करने वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं शॉक वेव। ऑलराइट, अब इस शॉक वेव की वजह से या बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होने की वजह से स्टोन जो है ऑटोमेटिकली छोटे छोटे जर्रात में टूट जाएगा, और पथरी के टूट जाने की वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली उसको यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ रीनल फेलियर वाला पार्ट जो है उसको हम शामिल कर रहे हैं। और रीनल फेलियर क्या है? गुर्दे का काम करना छोड़ जाना। ऑलराइट, इसको हम यूं कह सकते हैं कि द फंक्शनल फेलियर ऑफ द किडनी। किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में भी हो सकता है और ओवरऑल पूरे किडनी के अंदर भी ये मसला हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो अलामत हमें पता चलती है वो ये है कि किडनीज श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, अपर सरफेस ग्रैन्युलर हो जाती है, और अगर हम इंटरनल सेलुलर लेवल पे जाएं तो वहां पे जाके हमें पता चलता है कि जो ग्लोमेरुलर पार्ट था, जो बुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज था, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर स्पेशली मेड्यूलरी पार्ट के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और किडनीज में इंफेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से फिर गुर्दे जो हैं वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो गुर्दे फेल होने वाली टर्म है, दिस इज बेसिकली द रीनल फेलियर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर कंटिन्यू करेंगे।